औलाद पर सख्ती करते हुए एहतियात करनी चाहिए, वरना आपके साथ भी वैसा ही होगा जैसे कर्नल साहब के साथ हुआ। शाम का वक्त था। एडिशनल आईजी कराची का फोन आया कि नियाज, मैंने आपके मोबाइल पर अपने एक डॉक्टर दोस्त का नंबर मैसेज कर दिया है और कहा है कि आपने कल दोपहर डॉक्टर साहब के क्लिनिक के नंबर पर राब्ता करके उनसे जरूर मिलना है। एडिशनल आईजी साहब ने सख्ती से ताकीद की है कि डॉक्टर साहब से मोबाइल फोन पर राब्ता नहीं करना। एडिशनल आईजी साहब की तरफ से इतनी एहतियात मेरी समझ से बालातर थी। दूसरे दिन मैं क्लिनिक के नंबर पर डॉक्टर साहब से राब्ता करके दोपहर में उनके पास चला गया। डॉक्टर साहब का नुमाइंदा गेट पर मेरा इंतजार कर रहा था। वो मुझे डॉक्टर साहब के पास ले गया। डॉक्टर साहब ने मेरे कमरे में दाखिल होते ही अपने कमरे को अंदर से लॉक कर दिया। डॉक्टर साहब बहुत डरे हुए थे और खौफजदा लग रहे थे। डॉक्टर साहब ने बताया कि 3 दिन पहले उनको अपनी कार के लिए एक ड्राइवर की जरूरत पेश आई, तो उन्होंने अखबार में इश्तिहार देकर कुछ ड्राइवरों के इंटरव्यू करके एक ड्राइवर को रख लिया। ड्राइवर बंगले में सर्वेंट क्वार्टर में रहता था। डॉक्टर साहब ने बताया कि मुझे शक है कि ये ड्राइवर एक गैर मुल्की एजेंट है। वजह ये बताई कि उनके घर में डॉन अखबार आता है और कुछ अरसे से वो ये महसूस कर रहा है कि अखबार पहले कोई पढ़ने के बाद अंदर घर भेज देता है। डॉक्टर साहब ने मजीद चेकिंग करने के लिए अपने घर में एक उर्दू अखबार मंगवाना शुरू कर दिया, मगर हैरानकुन बात यह थी कि उर्दू अखबार वैसा का वैसा ही घर में आ जाता था और कोई अंग्रेजी अखबार पूरा पढ़ लेता था। डॉक्टर साहब ने बताया कि एक दिन ड्राइवर की गैर मौजूदगी में मैं उनके कमरे में चला गया तो वहाँ कुछ अंग्रेजी किताबें पड़ी थी। मैं डॉक्टर साहब के खौफजदा होने की वजह से परेशान था। मैंने उनसे सवाल किया, आप इतने खौफजदा और परेशान क्यों हैं? डॉक्टर साहब और मैं आमने सामने बैठे थे। डॉक्टर साहब ने मेरा हाथ मजबूती से पकड़ते हुए बताया कि उनकी बीवी भी गैर मुल्की अंग्रेजी खातून है। डॉक्टर साहब ने शर्माते हुए कहा, खोसा साहब, मैं आपको क्या बताऊं, घर में सिर्फ 3 आदमियों की इज्जत है, एक मेरी बीवी, दूसरा ड्राइवर और तीसरा मेरी बीवी का कुत्ता। और मजीद कहा कि घर में इन तीनों की बड़ी केयर की जाती है, बाकी मेरी घर में कोई नहीं सुनता और ना ही मेरा कोई ख्याल रखने वाला है, बस घर में बीवी और ड्राइवर की हुक्मरानी है। डॉक्टर साहब के खौफजदा होने की वजह यह थी कि उसकी बीवी को अगर पता चल गया कि उसने ड्राइवर की शिकायत की है तो वो उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। मैं सारी बात समझ चुका था। डॉक्टर साहब घर में बहुत मुश्किल में थे और ये पुलिस केस नहीं था, इसलिए कुछ करने से पहले एडिशनल आईजी से बात करना जरूरी था। इसलिए मैं दूसरे दिन घर से निकलते ही सीपीओ में एडिशनल आईजी साहब से मिलने चला गया और उनको सारी हकीकत बता दी कि डॉक्टर साहब के घरेलू हालात उनके कंट्रोल से बाहर हैं। दूसरा ये कि डॉक्टर साहब एक शरीफ और बुज़दिल आदमी हैं और तीसरा ये कि ये कोई पुलिस केस नहीं है, मगर ड्राइवर का अंग्रेजी अखबार और अंग्रेजी किताबें पढ़ना हैरत अंगेज है। ड्राइवर साहब को चेक करना लाजमी है। एडिशनल आईजी साहब ने कहा कि आप ड्राइवर को पैक करके इंट्रोगेट करवा लें। मैंने उनको बताया कि डॉक्टर साहब अपनी बीवी की वजह से हमारी मदद करने से कासिर हैं, इसलिए डॉक्टर साहब को गैर रिवायती तौर पर पैक करना होगा। मैंने एडिशनल आईजी साहब को कहा कि वो डॉक्टर से बात करके ड्राइवर की तस्वीर और कार के कवायद के साथ कार की तस्वीर अरेंज करवाएं। 2-3 दिन के बाद डॉक्टर साहब ड्राइवर और कार की तस्वीर देने मेरे दफ्तर आए। मैंने इंस्पेक्टर सज्जाद अली को बुलवाकर तस्वीरें उनके हवाले करते हुए कहा कि ड्राइवर को पैक करना है। जब ये अकेला घर से निकले और डॉक्टर साहब को कहा कि आप मेरे अफसर को अपना घर दिखा दें, बाकी ड्राइवर को हम पैक करवाएंगे। इंस्पेक्टर सज्जाद अली ने 2 हफ्ते की निगरानी के बाद ड्राइवर को पैक करा लिया और डॉक्टर की कार तारिक रोड पार्क करवाकर एसएचओ फिरोजाबाद को इत्तला कर दी। मैंने एसएचओ फिरोजाबाद को दफ्तर बुलवा कर बताया कि ड्राइवर हमारे पास है, कार आप अपने थाने ले जाएं, और एसएचओ के सामने एसएसपी को भी फोन करके एतमाद में ले लिया। मेरी पोस्टिंग सीआईए में थी। थाने का एसएचओ जिलाई एसएसपी के कमांड में होता है, इसलिए जिलाई एसएसपी से बात करना जरूरी था। ये एहतियाती तदाबीर इसलिए की जा रही थी कि डॉक्टर की अंग्रेज बीवी ने ड्राइवर की गुमशुदगी पर शोर करना था। मैंने एडिशनल आईजी साहब को बता दिया कि ड्राइवर को पैक कर लिया गया। इंस्पेक्टर सज्जाद अली ने ड्राइवर से पूछताछ शुरू कर दी, मगर वो शराफत की जुबान समझने से बिल्कुल कासिर था और अपनी शनाख्त छुपा रहा था। इसी तरह ड्राइवर छितरौल खाता रहा और रोज अपना नाम और पंजाब का कोई गलत एड्रेस बता रहा था, और इंस्पेक्टर सज्जाद बताए हुए एड्रेस वाले थाने को पंजाब फोन करके तस्दीक करते और एड्रेस गलत साबित होने पर ड्राइवर को दोबारा छितरौल का सामना करना पड़ता।
दूसरी तरफ डॉक्टर की बीवी ने आईजी सिंध और एडिशनल आईजी साहब को तंग किया हुआ था कि ड्राइवर कहाँ गायब है। एडिशनल आईजी साहब रोजाना 3-4 बार फोन करके पूछते कि नियाज क्या हुआ, मगर ड्राइवर 25 साल का नौजवान था, वो किसी भी तरह ब्रेक नहीं हो रहा था। आखिरकार 1 हफ्ते तक पुलिस की मार खाने के बाद ड्राइवर लड़का रास्ते पर आ गया और उस दिन तकरीबन दोपहर 3 बजे जब मैं दफ्तर पहुंचा तो इंस्पेक्टर सज्जाद उसे मेरे पास ले आया और बताया कि सर, ड्राइवर लड़का अब सच बोलने लगा है, आप जरा सुन लें। लड़के ने बताया कि वो एक ब्रिगेडियर का बेटा है और आर्मी में 2nd लेफ्टिनेंट था और MPA काकुल में ज़ेरे तरबियत था। काकुल में दौरान तरबियत उसकी कारकर्दगी अच्छी नहीं थी। काकुल के कमांडर ने मेरे वालिद को शिकायती खत लिखा कि आपका बेटा तरबियत में दिलचस्पी नहीं रखता। मेरे वालिद उस वक्त कर्नल थे, वो बहुत गुस्सा हुए और सख्ती से कहा कि अगर काकुल एकेडमी में तुम फेल हुए तो फिर घर मत आना। लड़का एकेडमी में इम्तिहान में फेल हुआ और सामान के साथ उसे रावलपिंडी रेलवे स्टेशन पर छोड़ा गया। लड़के ने सामान रेलवे स्टेशन पर छोड़ा और बजाय घर जाने के कराची जाने वाली ट्रेन में सवार हुआ। एक अनजान स्टेशन पर उतरने के बाद सिंध के किसी गांव में दाखिल हुआ और एक देहाती के यहाँ नौकरी करने लगा। वो देहाती की बकरियां चराता और देहाती उसे महीने के 5,000 के साथ 2 वक्त की रोटी भी देता। देहाती हैरान हुआ कि रेवड़ में रोजाना 1 बकरी का इजाफा हो रहा है। बाद में पता चला कि किसी और के रेवड़ की बकरियां उसके रेवड़ में शामिल हो गई हैं। जब मालिकान अपनी बकरियों की शनाख्त करके वापस ले गए तो देहाती पर बकरियों की चोरी का इल्जाम आयद कर दिया। देहाती ने कर्नल के बेटे को आधी तनख्वाह देकर फारिग किया। वो कराची रवाना हुआ। कराची में कुछ सालों तक इधर उधर नौकरी करता रहा। पिछले 3 सालों से डॉक्टर के पास था। मैंने लड़के से पूछा कि कितने साल से घर नहीं गए। लड़के ने बताया कि पिछले 8 सालों से घर नहीं गया। मेरे पूछने पर उसने बताया कि वो घर वालों से और अपने किसी जानने वाले से राब्ते में नहीं है। मैंने पूछा कि आपके वालिद आजकल कहाँ हैं? लड़के ने बताया कि वो कर्नल से ब्रिगेडियर प्रमोट हो गए हैं और आजकल मुल्तान में हैं। मैंने अपने एक ऑपरेटर को कहा कि कराची मलीर कैंट से मुल्तान कैंट का नंबर लेकर मेरी फुला साहब से बात करवा दे। कुछ ही देर के बाद ऑपरेटर ने बताया कि ब्रिगेडियर साहब दफ्तर से घर चले गए हैं और घर के नंबर पर उनका नौकर लाइन पर है। दूसरी तरफ फोन पर एक बच्चा बोल रहा था। मैंने उसे कहा कि बेटा मेरी ब्रिगेडियर साहब से बात करवा दें। बच्चे ने बताया कि आज रात शब बारात है और साहब सारी रात जागते हैं, इसीलिए वो आराम कर रहे हैं। मैंने बच्चे से कहा कि मेरी बेगम साहिबा से बात करवा दें। बच्चा मुझे फोन होल्ड करवा कर चला गया। थोड़ी देर के बाद खातून ने फोन पर मुझे अस्सलामु अलैकुम कहा। मैंने सलाम का जवाब देकर अपना तारुफ करवाया और कहा कि मैं CIA कराची से बोल रहा हूँ और लड़के का नाम लेकर पूछा कि क्या वो आपका बेटा है। लड़के का नाम सुनते ही खातून रोने लगी और इतनी देर में एक मर्द ने खातून से फोन लेकर रोबदार आवाज में मुझसे पूछा कि आप कौन हैं। मैंने उनको अपना तारुफ करवाया और बताया कि हमने एक लड़का पकड़ा है और वो आपका नाम ले रहा है कि वो आपका बेटा है। दूसरी तरफ फोन पर ब्रिगेडियर साहब ने रोते हुए बमुश्किल कहा, मेरे बेटे को क्या हुआ है, वो खैरियत से तो है ना। मैंने फोन पर कुछ तवक्कुफ किया और ब्रिगेडियर साहब के नॉर्मल होते ही उनको बताया कि लड़का हमारी तहवील में है। ब्रिगेडियर साहब ने मुझसे कहा कि अगर मुमकिन हो तो लड़के की मुझसे बात करवा दें। लड़का मेरे सामने खड़ा था। मैंने फोन उसको दे दिया। फोन पर हेलो करते ही लड़का बच्चों की तरह रोने लगा और फोन मुझे वापस दे दिया। ब्रिगेडियर साहब ने मुझसे कहा, मुल्तान से तो अभी शायद कराची की फ्लाइट न मिले, हम अभी इस्लामाबाद या लाहौर के लिए निकलते हैं। कल सुबह पहली फ्लाइट से हम कराची आ जाएंगे। मैंने उनको अपने दफ्तर का पता समझा दिया। थोड़ी देर के बाद ब्रिगेडियर साहब की बेगम साहिबा का दोबारा फोन आया और रोते हुए तसल्ली और यकीन दहानी करना चाह रही थी कि क्या वाकई उनका बेटा हमारे पास है, और मुझे इल्तिजा आमेज लहजे में कहा, भाई आप मेरे बच्चे का ख्याल रखना, वो आपकी तहवील से कहीं चला न जाए। मैंने इंस्पेक्टर सज्जाद को बुलाकर कहा कि लॉकअप से ब्लेड और शीशे वगैरह के बर्तन दूर कर दे और मजीद आदमी लड़के की निगरानी में लगा दिए और उनको हुक्म दिया कि लड़के के लिए नए कपड़े और शेव वगैरह करवा दें, क्योंकि पुलिस तहवील में लड़के की हालत खराब हो रही थी। खातून तकरीबन हर घंटे के बाद फोन करके तसल्ली करती कि लड़का कहीं चला तो नहीं गया। रात को 9 बजे के बाद उसके फोन आना बंद हुए। शायद ब्रिगेडियर साहब ने मना कर दिया होगा कि कहीं मुझे बुरा न लगे, इसलिए बार बार मत पूछो। दूसरे दिन सुबह मीटिंग के सिलसिले में CPO चला गया और दोपहर 2 बजे दफ्तर पहुंचा तो अर्दली परवेज कियानी ने जीप का दरवाजा खोलते ही बताया
सर, आपसे मिलने के लिए मुल्तान से एक फौज के अफसर और उसकी बेगम साहिबा सुबह से आपका इंतजार कर रहे हैं। मैं जैसे ही दफ्तर में दाखिल हुआ, ब्रिगेडियर साहब और उनकी बेगम खड़े हो गए और मैंने पहले खातून को सलाम किया और ब्रिगेडियर साहब से जैसे ही हाथ मिलाया तो वो बावजूद कोशिश के अपने आंसू न रोक सके। मैंने उनसे पूछा कि क्या आपकी लड़के से मुलाकात हो गई है? ब्रिगेडियर साहब ने जवाब दिया कि नहीं, हम आपका इंतजार कर रहे थे। मैंने खातून से मुखातिब करके कहा, बहन, आप मुझे फोन करके इत्तला कर देती कि आप लोग मेरे दफ्तर आ गए हैं। खातून अपने आंसू पोंछने लगी और कोई जवाब नहीं दिया। मैंने अर्दली परवेज कियानी को कहा कि इंस्पेक्टर सज्जाद से कहे कि वो लड़के को ले आए। खातून ने पूछा कि भाई, मेरा बेटा आप ही के पास है ना? मैंने जवाब दिया, आप 2 मिनट सब्र करें, वो आपके सामने आ जाएगा। कुछ देर के बाद सज्जाद अली मेरे कमरे में दाखिल हुआ और पीछे उसका बेटा दाखिल हुआ। दोनों धाड़े मार मार कर लड़के से चिमट गए। इसी असना में मैं दफ्तर से बाहर आ गया और सज्जाद अली को भी अपने साथ ले आया, इसलिए कि माँ बाप को अपना गुबार निकालने के लिए टाइम मिल सके। थोड़ी देर के बाद जब कमरे में खामोशी हुई तो मैं अंदर चला गया। लड़के के वालिद और वालिदा के आंसू थे कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मेरे एक सवाल के जवाब में ब्रिगेडियर साहब ने बताया कि गुज़श्ता 8 सालों में हमने सुख का सांस नहीं लिया, कोई पीर फकीर नहीं छोड़ा, बस अल्लाह पाक को हमारे हाल पर रहम आया और कल आपका फोन आ गया। इसी असना में उस वक्त एडिशनल आईजी साहब को फोन करके सारी सूरत हाल से आगाह किया और बताया कि मैंने लड़के को ब्रिगेडियर साहब के हवाले कर दिया है। एडिशनल आईजी साहब ने कहा, नियाज, जरा रुक जाओ, डॉक्टर की बीवी हमारा खून पी गई है, मैं उसको आपके पास भेज रहा हूँ। लड़के को माँ बाप की हवालगी का प्रोसेस मुकम्मल करते ही डॉक्टर साहब की बीवी मेरे दफ्तर में आई। जब उसको सूरत हाल का पता चला तो 2 लाख का लड़के की तरफ कर्ज निकाल कर बैठ गई। ब्रिगेडियर साहब अदायगी के लिए तैयार हो गए। खातून ने यू टर्न लिया और कहने लगी, मैं पैसे नहीं लूंगी, लड़का नौकरी करके कर्ज उतारे। मैंने ब्रिगेडियर साहब से कहा कि आप फोन करके वापसी का टिकट करवाएं। डॉक्टर की बीवी की कौन सुनता, अगर उसने कर्ज वसूल करना है तो सिविल कोर्ट में केस कर दे। ब्रिगेडियर साहब की बीवी ने जाते वक्त आंसू पोंछते हुए मुझसे वादा लिया कि भाई, आपने मेरे बेटे की शादी में जरूर शिरकत करनी है।